सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 259.63 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है और मार्केट क्लोज हो चुका है। इरेडा यहाँ पर जो है आज भी नेगेटिव के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर देखा जाए जब से फिलिप्स की यहाँ पर रिपोर्ट आई है तब से ये स्टॉक गिरे जा रहा है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रीजंस कुछ समझना पड़ेगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है इरेडा की, इसके साथ साथ लोग नेगेटिव क्यों है इरेडा के लिए, क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है डेवलपमेंट जिसकी वजह से प्राइसिंग जो है वो 100, 110, 120 के अराउंड निकल कर आ रही है। तो अभी एक न्यूज की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने न्यूज कल के दिन आज आ चुकी है। 290 करोड़ का इक्विटी इन्वेस्टमेंट विद एसजेवीएन ने यहाँ पर जो है ना अप्रूवल दिया है इरेडा ने। सो दैट अच्छी खबरों के बाद भी यहाँ पर जो है ना स्टॉक चल नहीं रहा है, कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। इवन आज की डेट में पीएसयूज पूरा पैक जो है वो फीका पड़ा हुआ था, बिफोर बजट ज्यादा दिन नहीं रह गए एंड ये सब हो रहा है फिलिप कैपिटल के एक रिपोर्ट के बाद। तो अभी देखिए हमें समझना पड़ेगा आईपीओ से, क्योंकि आप देखिएगा कि जो प्राइस अभी देखने को मिल रहा है उसमें जो पहले से बाई कर रखा है उसको प्रॉब्लम नहीं है। ये फिलिप कैपिटल की जो रिपोर्ट आई है वो उनको कोई डैमेज नहीं करेगा, उनको डैमेज नहीं, उनका रिटर्न बन रहा है। बट यहाँ पर जो न्यू बायर है, जो नया खरीदार है, जो खरीदेगा इस स्टॉक को करंट भाव पर, उसके लिए काफी बड़ा एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। और शायद उसको अगर ये स्टॉक टूटा ना, मुझे नहीं पता टूटेगा या नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो टूटता है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट जो घट रहे हैं यहाँ पर, अगर वो टूटता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नए लोगों को परेशान करेगा, ना कि पुराने लोग को। और पुराने लोग कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट वसूल करके निकल भी चुके हैं, कुछ लोग बचे हैं वो भी कहीं ना कहीं कर लेंगे। सो दैट ये कुछ एक है ना मार्केट के अंदर साइकिलिंग जो है वो चलती है। बट अभी अगर आप देखें तो ये जो आईपीओ का जो प्राइस है वो 32 रुपए रखा गया था एक रीजन की वजह से, थोड़ा सा कमाने के लिए भी छोड़ा गया था और यहाँ पर जो है एक वैल्यू भी बन रही थी। और उस वक्त मार्केट कैप कितना था, 8,000 करोड़ के अराउंड, जहां तक मुझे याद है, राइट। एक जो प्री आईपीओ वैल्यूएशन थी वो 8,000 करोड़ के अराउंड थी। स्टॉक लिस्ट हुआ अराउंड 50 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद 60 गया, उसके बाद एक यहाँ पर ना रुका रहा और इंतरिम बजट आ रहा था। बट यहाँ पर जो एक वैल्यूएशन थी वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन लग रही थी 60 रुपीज के अराउंड। अब बजट का फैक्टर था और उसके बाद इलेक्शन आना था और उसके बाद फिर से बजट आना था, तो एक साइकिल जो ना वो पहले से ही डिस्कशन मार्केट के अंदर हो चुका था जनवरी के टाइम कि ये होना है, ये होना है एंड ये होना है, और वो हुआ भी। तो वो पहले से क्लियर था। और आप देखेंगे इससे जो प्राइसिंग जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी, उसमें पीएसयू में जो तेजी आई है बाकी स्टॉक्स में, उसमें इरेडा भी पार्टिसिपेट किया। सो दैट पूरा यहाँ पर जो एक पीएसयू पैक है वो दौड़ा ही है, ऐसा नहीं कि अकेला इरेडा दौड़ गया। तो ऐसे में जो आपका जो एक रीजनेबल लग रहे थे, जो वैल्यूएशन लग रहे थे, वहां से जो स्टॉक चला है तो इसने जो है खींच कर वैल्यू खींच दी है, सीधी सी बात ही है। बट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ फैक्टर जो है ना वो बहुत फीके पड़े हुए हैं। दैट्स वाई कोई एग्री नहीं कर रहा है कि इस ग्रोथ को यहाँ पर जो है ना सस्टेन प्राइस कर लेगा। एंड जिस तरीके से मैनेजमेंट बात कर रहा है, देखिए कंपनी का कोई भी कंपनी हो उसका मैनेजमेंट कभी भी खराब नहीं बोलेगा। लोन कौन नहीं बांट रहा है आज के टाइम में, लोन कंपनी है तो लोन ही बांटेगी। कितना बांट रही है, बांटेंगी जितना नीड है, राइट। बट उससे आप कमा कितना रहे हैं वो बात होती है। क्या रिन्यूएबल एक ऐसी चीज है जिसमें यहां पर जो है ना सभी कंपनियां एक तरफ और रिन्यूएबल एक तरफ कर दिया हो कि आप बांटेंगे तो लोन ही बांटेंगे ना, राइट। तो ये बात भी हमें समझ में आती है। अब कई सारी एनबीएफसीज हैं जो कि फीकी पड़ी हुई हैं, जिन्हें अभी भी वैल्यू नहीं मिल रही है, और यहां पर आप आते हैं तो यहां पर आपको वैल्यू क्रिएट होती है। बट मार्केट ने खींच तान कर यहां पर वैल्यू क्रिएट कर दी है, तो वो तो हल्का होगा ही एक टाइम पर आकर। और ग्रोथ तो यहां पर जो है ना उस तरीके की क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ तो मिल ही नहीं रही है, अदरवाइज ये स्टॉक खुलता ही बहुत ऊपर जब रिजल्ट आए थे। तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हायर साइड जो नेगेटिव प्राइस की बात कर रहे हैं लोग, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को देखकर यहां पर कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें होती है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी होता है बॉस, बहुत सारे पैरामीटर्स पर यहां पर देखना पड़ता है। जहां तक लिक्विडिटी की बात है ना कि लिक्विडिटी की वजह से ये स्टॉक चले या नहीं चले, तो बॉस ये रहा 3 जुलाई का डेटा, ठीक है। ये डिलीवरी बेस्ड पर है और आप देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है और डिलीवरी वॉल्यूम कितना है, 25.20%। ये आपका फुल्ली ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग में समझ रहे ना, इतना ही लोग लेकर जा रहे हैं। और स्टॉक चलता है 8%, और ये बात है 205 रुपए की, यानी कि 2 जुलाई को 205 के अराउंड क्लोज हुआ था और 3 जुलाई को 223 पर क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद चलना स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे धीरे। बट अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है और इन्वेस्टिंग डिलीवरी जो वॉल्यूम है वो कम है।
वो कम है। तो ये आप समझिए कि ट्रेडिंग तो जमकर हुई है, और एक ट्रेडर ने यहाँ पर क्या किया, एक पर्सनल एक ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडर्स यहाँ पर जो है ना करते क्या है, स्टॉक को खींच दिया। अब वो प्राइस तो ऊपर आ गया, वो तो अपना काम निकाल के चले गए, एक प्राइस आपको दे के चले गए। अब तुम जानो, ये तुम्हारा काम है कि कैसे यहाँ पर जो है ना 200 को खींचकर मैंने 240 कर दिया, 240 पर तुम निपटते रहो फिर। तो ये ट्रेडर का काम है। ट्रेडर्स का काम तो सीधी सी बात है, या तो एक दो दिन के लिए रखेंगे या यहाँ पर जो है इंटरडे कर लेंगे। तो वो चीज़ ना आपको समझनी है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम तो यहाँ पर जो है इंक्रीज हुए हैं। एंड ये देखिए 12 जुलाई 11 जुलाई ये सब आपके सामने। 11 जुलाई को 14% चला, डिलीवरी वॉल्यूम कितना है 15.30%। 12 जुलाई को 17.40%। उसके बाद देखिए तो कुछ इस तरीके का हाल है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम तो भाई इंक्रीज हुए हैं, यानी ट्रेडर ने जमकर ट्रेडिंग करी है इस स्टॉक के अंदर, ये दिखाई दे रहा है। और यही पैटर्न आपको जो है ना बाकी पीएसयूज के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, यानी ट्रेडर कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है ना एक्टिव यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे इरडा जैसा स्टॉक हो, चाहे यहाँ पर जो है ना अदर पीएसयू स्टॉक्स हो। एंड अब बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर, तो 125.63 रुपीज बताई जाती है, ये आपका अकॉर्डिंग अल्फा स्प्रेड की तरफ से। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 272 का प्राइस था, और उनकी यहां पर जो है ना कवरेज लगातार यहां पर जो रहती है प्राइसिंग के वाइज। अब डेली बेसिस पर प्राइस बदलते हैं। 272 का जब प्राइस था तब ये यहां पर जो है ना आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू इधर दिखी थी। तो 125 रुपए 63 पैसे एक इंट्रिंसिक वैल्यू एक बेस लेवल पर बता रहे हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू अल्फा स्प्रेड। अब यहाँ पर ना जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो कई सारे फैक्टर पर बताई जाती है, तब जाकर यहाँ पर एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आती है। वर्स्ट केस का भी रहता है, बेस्ट केस का भी रहता है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो मैं बेस केस का बता रहा हूँ। बेस केस के हिसाब से 125 रुपए 63 पैसे क्या यहाँ पर जो है एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकल रहा है इरडा का, जो कि 54% लो लेस देन है 272 का जब प्राइस आया था तब से। अब बात करते हैं ग्रोथ के ऊपर। क्या हो गया भैया, ऐसा क्या ग्रोथ ने कर दिया है? नंबर तो इतने अच्छे आए थे, बट वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखाए गए थे। अभी हाल फिलहाल में जो आप लोन बांट रहे हैं उसका असर आगे वाले क्वार्टर में दिखेगा, लेकिन जो आप लोन पहले बांट चुके उसका तो यहाँ पर असर आना चाहिए था। तो वो अगर आप ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो ज़्यादातर कंपनियों के अच्छे निकलेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही अगर सब कुछ देखा जाता तो स्टॉक अभी 400 के ऊपर दिखाई देता, ठीक है, अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो। बट यहां पर क्वार्टर दर क्वार्टर देखना जरूरी। अब हुआ क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे आपका अर्निंग पर शेयर बनता है, राइट। अर्निंग पर शेयर आपको कंफर्ट तो दे नहीं पाया भैया इस बार। तो आपका हुआ क्या है इस बार कि टैक्सेस पर जरा नजर डालोगे ना तो आपको टैक्सेस इस क्वार्टर में बहुत कम देखने को मिले। 92.04 करोड़ का ही टैक्स इन्होंने पे किया है, जबकि इसी के पिछले साल इसी क्वार्टर में 144.96 करोड़ का टैक्स पे किया गया था। ये बात यहां पर जो है ना बहुत ही देखने वाली है। यहां पर टैक्सेस में जो यहां पर बेनिफिट मिला है इसकी वजह से। इवन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इनके एक्सपेंसेस पर आप नजर डालिएगा, एक्सपेंसेस जो है वो काफी लो है, ठीक है ना। कमा आ रही है सेल से लमसम 1500 करोड़ निकल के आई है इस बार, 1500 करोड़ की सेल्स है। बट आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो 100 करोड़ भी नहीं है, तो खर्चा हो ही नहीं रहा है। इवन यहां पर जो है ना अगर एक पीएसयू है, सरकारी कंपनी को देखते हैं एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पर, एम्प्लॉय जनरेशन नहीं है, ठीक है ना। लोन बांट रहे हैं, बहुत ही लो एम्प्लॉय है, खर्चा ज्यादा हो नहीं रहा है। इवन यही फैक्टर हमें देखने को मिलता है आईआरएफसी के अंदर। वहां पर भी अगर आप देखिए 99% ऑपरेटिंग मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है, खर्चे है ही नहीं वहां पर, एम्प्लॉय जो है 50 से भी नीचे है। सो दैट ये एक ना बहुत बड़ा फैक्टर है, देखना चाहिए जरा। तो ये टैक्सेस की वजह से यहाँ पर जो है ना आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अच्छा बना। अदरवाइज आपका जो एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना वो पिछले क्वार्टर में जो था ना इसी क्वार्टर में सेम आया था। यानी ग्रोथ की जो एक परसेंटेज वाइज आप देखेंगे वो आपको बिल्कुल छोटा सा भाग देखने को मिलेगा। यानी ग्रोथ अगर आप देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फिर बनेगा ही नहीं, अगर यहाँ पर जो है टैक्सेस 92 करोड़ की जगह सेम उतने ही पे किए जाते। तो ये एक है, बट टैक्सेस जो है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो दैट ये एक अलग बात है। एंड इवन यहाँ पर जो है नेट सेल्स की अगर आप बात करोगे तो नेट सेल में क्वार्टर दर क्वार्टर में कितना जंप मिल गया, 110 करोड़ का ही तो जंप है। कौन सा बहुत बड़ी ग्रोथ आपके निकल के आ गई, और मार्केट कैप 8,000 करोड़ से बढ़कर 80,000 करोड़ के एबव निकल गया था 10 टाइम, बट अर्निंग्स 10 टाइम तो यहाँ पर इंक्रीज हुई नहीं। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिकेटर के ऊपर, जिसमें आपका आता है ईपीएस, पी रेशियो, इंडस्ट्री पी, बुक वैल्यू पर शेयर, ये सब क्या होते हैं, और प्राइस टू बुक वैल्यू। हर चीज आप प्राइस टू अर्निंग से नहीं नाप पाते हैं।
हर चीज़ आप जो है प्राइस टू बुक वैल्यू से भी नहीं कर पाओगे। बट इंडस्ट्री में जो सबसे हाईएस्ट जो प्राइस टू बुक वैल्यू पर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इरडा है। बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक भी जो है ना इतना ट्रेड नहीं कर रहा है। इवन इरडा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनियां जो है ना वो बहुत पीछे रह गई हैं इरडा के कंपैरिजन। तो ये ना स्काई रॉकेट जो हुए हैं ना वो यहाँ पर ना न्यू बायर के लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर आएगा, ठीक है ना। अब वो मार्केट और ये कोई मना नहीं कर सकता कि ये लिक्विडिटी बेसिस पर नहीं चले हैं, ट्रेडिंग सामने दिख रही है, लिक्विडिटी तो यहाँ पर जो है ना झोंकी गई है चलाने में। सीधी सी बात है, कोई भी यहाँ पर जो है ना पीएसयू के अंदर कोई कह ही नहीं सकता 5-5 हज़ार करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, तो ये लिक्विडिटी नहीं है क्या है, राइट। अब ये जो प्राइस टू अर्निंग है ईपीएस जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, 5.14 पर पहुंच चुका है, ठीक है। 4.66 नहीं है, 5.14 है, जिसके कंपैरिजन अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से पी रेशियो आपका 50 का बनेगा। बट आपका जो इंडस्ट्री पी है वो 25.65 पे चल रहा है, तो उसके कंपैरिजन आप जो है ना वो डबल के अराउंड काम कर रहे हो, डबल के अराउंड आप काम कर रहे हैं। 50 का पी रेशियो आपको जो है देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी जो है ना वो आपका एक एवरेज जो है इंडस्ट्री पी वो यहाँ पर जो है 25.65 पर है। सो दैट ये पहला फैक्टर बैठ जाता है जो कि आपसे कहता है कि यस स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट बुक वैल्यू पर शेयर? बुक वैल्यू पर शेयर होता क्या है भाई? कई तरीके से इसको देखा जाता है, कई जगह पर आपको देखने को मिल जाए कि बुक वैल्यू इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनीज स्टॉक, राइट। तो ये यहाँ पर जो है ना वो देखा जाता है। बुक वैल्यू निकाली कैसे जाती है भाई? डिफरेंस बिटवीन इट्स असेट्स एंड लायबिलिटीज, तब जाकर एक बुक वैल्यू निकलती है। सो दैट ये एक ना कहीं आप देखेंगे एक बहुत बड़ा एक मेजॉरिटी आपको भाग मिल जाएगा कि बुक वैल्यू को एक रियल वैल्यू मानते हैं लोग, यानी कि स्टॉक का जो रियल वैल्यू है वो यहाँ पर आंका जाता है बुक वैल्यू के हिसाब से। तो जो बुक वैल्यू है वो 33.27 है, हो सकता है ऊपर नीचे हो क्योंकि यहाँ पर जो है ना ईपीएस ही यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कैलकुलेटेड है, हो सकता है 34 या 35 के अराउंड हो। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7.80 का प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला है, यानी कि जो आपका प्राइस चल रहा है वो बॉस चल रहा है आपका 7.80 टाइम आपका बुक वैल्यू से। 33 रुपये 27 पैसे अगर सही मायने में देखा जाए कि एक रियल वैल्यू अगर मान लें तो 33 रुपये 27 पैसे कंपैरिजन स्टॉक चल रहा है अपना 259 के अराउंड। तो ये इतना ऊपर यहाँ पर जो है ना स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसकी वजह से ना कंसर्न बना हुआ है कि बॉस जो आप बुक वैल्यू आपको शो हो रही है, जो प्राइस टू बुक वैल्यू शो हो रही है वो काफी महंगी निकल चुकी है इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन। दैट्स वाई कहीं ना कहीं हायर साइड आकर इरडा के ऊपर लोग निगेटिव हो रहे हैं। अब कोई लोग यहाँ पर जो है ना आकर कह रहा है, कोई नहीं आकर कह रहा है, कुछ लोग कहना चाहते हैं बट वो ये डरते हैं कि कहीं वो गलत ना हो जाए। ये बात है, क्योंकि एक बार पैसा झोंका गया तो 10% उछाल मारने में कितना ही समय लगेगा और उसमें सब लोग फेल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें ना वो पूरा फैक्टरिंग करती है मार्केट के अंदर। एंड सेकंड लास्ट, अब देखिए यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू वो खेले ही अलग है एनबीएफसी के अंदर, किसी को ज्यादा मिल रही है किसी को कम मिल रही है, बट एक दायरे में है सब। 10 के ब्लॉक काम कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी बात। इवन 8 के ब्लॉक काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है ना वो बना रही है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, बट इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.17 टाइम है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, जो अंडर वैल्यूएशन इसमें दिख रही है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ पर वजह होगी जिसकी वजह से इतना देखने को मिला है। अदरवाइज ये स्टॉक भी तो काम कर सकता था 6 टाइम 7 टाइम पर, बिकॉज ऑफ बजाज फाइनेंस जो प्रॉफिट बना रहा है उससे ज्यादा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड प्रॉफिट बना रहा है। सो दैट क्यों नहीं कर रहा है ये बजाज फाइनेंस के कंपेरिजन काम? तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर रहा है ना, बिजनेसेस यहाँ पर देखे जरूर जाते हैं, ये एक बात है। तो यहां पर ना आप जो काम कर रहे हैं 7.90 टाइम वो बहुत एबव निकल चुका है। मुथूट फाइनेंस का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना वो 4000 प्लस है, 4000 प्लस करोड़ का है, और आप यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना रहे हो 1025 करोड़ के आसपास, सॉरी 1250 करोड़ के अराउंड यहाँ पर प्रॉफिट है पूरे साल का। आपसे लमसम 3 गुना ऊपर है, 3 गुना से ज्यादा यहाँ पर जो है ऊपर है। तो ये एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात है। देखोगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट पीएसयू में जो एक लिक्विडिटी झोंकी गई है ट्रेडर्स की तरफ से और फिर इन्वेस्टर भी चलता चलता आ गया, सो दैट ये कहीं ना एक बबल जैसा क्रिएट करके रख दिया है और उसमें पूरा मार्केट फंसा हुआ है और लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं एक्चुअल में कि ये बबल है या फंडामेंटल वास्तव में इनके ज्यादा बेहतर है। इंडियट एंड लास्ट, यहाँ पर ना देखिए कुछ कहा नहीं जाता, मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि ना आज का नहीं, मैं तो इवेंट बेस्ड इसको मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा हूँ कि इवेंट बेस्ड ये सारे जो पीएसयूज हैं उनको प्ले करिएगा, बट फंडामेंटल समझ कर ना रुक मत जाइएगा कहीं भी, ठीक है ना।
तो वो एक समझाने का तरीका अलग है। अब फिलिप कैपिटल वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, तो उन्होंने एक पेपर क्या पब्लिश कर दिया, तो उसमें जो है ना सब लोग एकदम हैरान हो गए क्या हो गया। बट एक्चुअल में ये इवेंट बेस्ड प्ले है, क्योंकि हर 5 साल बाद आया है इलेक्शन। अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन आएंगे ना, तब भी ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। ये 5-5 साल बाद जो आते हैं ना, ये कितना बड़ा इवेंट है, तो आप समझ सकते हैं। सो दैट ये इवेंट बेस्ड प्ले करना चाहिए। पीएसयू एक इवेंट बेस्ड यहाँ पर देखा गया है। अब आपके सारे ट्रिगर खत्म है, अब आप किस पर आओगे, अर्निंग्स पर, कि क्वार्टरली अर्निंग्स आपकी क्या बोली, उस हिसाब से आप देखिएगा स्टॉक किस तरीके से चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब ये स्टॉक गिरेगा या चलेगा मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पर जो है ना, जो हायर साइड जो खरीदने की बात है, वो एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर क्रिएट करता है। और उसकी वजह से अब जो नया निवेशक है वो थोड़ा सा समझे इस बात को, और फिर उसके ऊपर छोड़ दीजिए, नए निवेशक के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो बाई करना चाहता है या सेल करना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये चल रहा है पीएसयूज के अंदर, बाकी पीएसयूज के अंदर भी चल रहा है, एडा के अंदर ही नहीं चला, बाकी पीएसयूज के अंदर चला। बट अगर आप देखेंगे तो लोन की अगर बात करोगे ना, तो रिन्यूएबल लोन कोई हरा भरा लोन तो है नहीं, आखिरकार है तो लोन ही। और जो एक कंपटीशन, एक बैटलफील्ड जो क्रिएट है इधर की तरफ, वो आपको ग्रीन एनर्जी की तरफ जो लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ पर इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है, जो कि श्रीराम फाइनेंस है वगैरह वगैरह, जो मुथूट फाइनेंस है, मन्नापुरम है, ये सब एनबीएफसी जो फील कर रही हैं, जो फेस कर रही हैं, उनसे इनकी कोई बराबरी नहीं है। ये तो क्लियर है, क्योंकि गवर्नमेंट होने का भी कुछ बेनिफिट होता है, पीएसयू होने का भी कुछ बेनिफिट होता है। तो आपको इतना यहाँ पर जो है ना मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितना कि ये कंपनियां करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक और बात यहाँ पर थोड़ा सा मैं जोड़ता हूँ, जो कि मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर हमेशा कहता हूँ। सो दैट जो जिस तरीके की ये ट्रेंड लाइन है ना, ये थोड़ा सा ड्रॉ करके देखिए, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है मुझसे, ये ड्रॉ करके देखिए और देखिएगा यहाँ पर कि क्या ये ट्रेंड लाइन जो आपने ड्रॉ करी, अगर सटीक आप कर लेते हैं और उस हिसाब से अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है, तो फिर वो नेगेटिव बात होगी, अदरवाइज ये स्टॉक घूम जाएगा यहाँ से भी। तो ये आप ना देखिएगा टेक्निकल चार्ट पर, जो भी ये जानता हो। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।